हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बायोमॉलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोटीन्स। इसके अंदर हम प्रोटीन्स की जो डेफिनेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है कुछ और बायोमॉलिक्यूल्स इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो प्रोटीन्स आर दी मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम एंड द चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा। तो इतनी सारी जो खाने की चीज़ें होती है जो हम डेली डाइट में यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको ये जो है चीफ सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर जो है आपको प्रोटीन जो है लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा और सिंपली आप इसको कह सकते हो कि दीज आर दी रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो दे ऑकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द लाइफ। हमारी बॉडी के अंदर हम देखें तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो है आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा। जैसे कि हमारे बालों के अंदर आपको एक प्रोटीन मिलेगा जिसको हम केराटिन कहेंगे। हमारे ब्लड के अंदर जो है एक प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहेंगे। इसी तरह से हमारे मसल्स के अंदर जो है प्रोटीन है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी के जो है फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं। ठीक इसी तरह से दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और साथ ही साथ जो है मेंटेनेंस, इसके लिए जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स है जिसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटीन्स। तो द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि प्राइमरी और प्राइम इम्पोर्टेंस। ये जो है आप इसको जो है नाम दीजिए, इट इज़ नथिंग बट प्राइमरी और ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। सिंपली आप जो है एक बात मैं आपसे बताऊं कि हम ये कह सकते हैं कि विदाउट प्रोटीन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये बात जो है गलत नहीं होगी। प्रोटीन के बगैर हमारी जो लाइफ का जो है कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता है। हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर आप देखोगे कि ये प्रोटीन पर जो है कंपोज्ड होता है। ठीक है, तो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो सिंपल हम यहाँ पर जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे। प्रोटीन की बस एक सिंगल लाइन के अंदर जो डेफिनेशन है, दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। बस ये एक जो है सिंगल लाइन, ये एक सिंगल सेंटेंस जो है प्रोटीन को डिफ़ाइन करता है। अब यहाँ पर जो है प्रोटीन को पूरा जो है स्टडी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है अमाइनो एसिड की जो है टोटल जो है नॉलेज जो है लीजिए। तो व्हाट डज़ इट मीन बाय अमाइनो एसिड, या सिंपली जो प्रोटीन के अंदर होता है जिसको हम अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो हम किसको कहेंगे। जैसा कि आपको जो है नेम के अंदर जो है ये बात मिलती है कि इसके अंदर जो है अमाइनो ग्रुप भी है और साथ ही साथ जो है एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो हम देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको अमाइनो ग्रुप, जिसको हम NH2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम COOH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जो है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको जो है अमाइनो एसिड जो है कहते हैं। कुछ लोग अमीनो एसिड भी कहते हैं, वॉट एवर, मैं इसको अमाइनो एसिड कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है आपको दो फंक्शनल ग्रुप जो है साइमल्टेनियसली मिलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप with respect to carboxyl group, the amino acids are classified as alpha, beta, gamma, delta and so on। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हमारे पास जो कार्बन चेन है तो उसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंसिडर करेंगे। लुक हियर दिस वन। और उसके बाद हमारे पास जो है ये कार्बन की चेन है व्हाटएवर।
तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हिसाब से दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गैमा, दिस इज़ डेल्टा एंड सो ऑन। और उसके हिसाब से आप देखिए कि इन कार्बन्स के ऊपर अगर जो है आप अमाइनो ग्रुप अटैच करते हो तो वो जो है अमाइनो एसिड्स की जो है क्लास बनती है। फॉर एग्जांपल अगर NH2 ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे है तो हम इसको अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहेंगे। NH2 ग्रुप अगर बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है तो इट इज़ बीटा अमाइनो एसिड। NH2 ग्रुप गैमा कार्बन पे है तो इट इज़ गैमा अमाइनो एसिड। इसी तरह से NH2 ग्रुप अगर डेल्टा कार्बन पे है तो हम इसको डेल्टा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। इस तरह से जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ अमाइनो एसिड जो है हमको मिलती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ओनली अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्सो। अब यहाँ पर जो एक ख़ास बात जो आपको ध्यान रखना है कि हम जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, कोई सा भी प्रोटीन आप लीजिए और इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए तो यू विल गेट अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो ये सिंगल अमाइनो एसिड नहीं होता, बल्कि आप इसको जो है कह सकते हो कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। तो ये बात हमको समझ में आती है कि हम जो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं ये अमाइनो एसिड अल्फ़ा अमाइनो एसिड है। इट मीन्स दैट द NH2 ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट अल्फ़ा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखिए हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ये अल्फ़ा कार्बन कंसिडर कीजिए, इसके ऊपर जो है आप NH2 ग्रुप लगाइए और यहाँ पर जो है आप एक R ग्रुप रखिए। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनता है RCH NH2COOH। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिस इज अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा कार्बन बियर्स अमाइनो ग्रुप, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू बी अल्फ़ा अमाइनो एसिड। और यहाँ पर जो है R ग्रुप जो देख रहे हो ये जो है डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। ये साइड चेन हो सकती है, R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, R की जगह मिथिल ग्रुप हो सकता है, इथिल ग्रुप हो सकता है, इन प्रोपिल ग्रुप हो सकता है, फिनिल रिंग हो सकती है, व्हाटएवर ये कोई सा भी जो है ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ऑल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स। तो जो ट्राइवियल सिस्टम में इसका जो है नॉमेनक्लेचर दिया है तो वो नाम जो है उस अल्फ़ा अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी या उसके सोर्स को जो है रिप्रेजेंट करता है कि इसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ग्लाइसिन इज़ सो नेम्ड सिंस इट हैज़ स्वीट टेस्ट। तो अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स का जो ट्राइवियल नेम सिस्टम है तो उसके अंदर आप देख रहे हो ग्लाइसिन, ये जो है स्वीट टेस्ट का होता है और इसी जो है स्वीट टेस्ट के बेसिस पर जो है ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोस विच मीन्स स्वीट। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ग्लाइकोस जिसका मीनिंग होता है स्वीट। तो ये ग्लाइसिन जो है ये स्वीट टेस्ट का होता है, इसलिए ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है ग्लाइकोस विच मीन्स स्वीट, उसके हिसाब से इस अल्फ़ा अमाइनो एसिड को नेम दिया है ग्लाइसिन। इसी तरह से ध्यान रखिए कि टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़। मतलब ये जो है चीज़ जो है ये सोर्स है जो टायरोसिन जो है फॉर्म करता है। टायरोसिन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम चीज़। और ग्रीक लैंग्वेज में देखिए हम टायरोस को जो है नाम देंगे चीज़। ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड है टायरोस विच मीन्स चीज़। तो ये जो है सोर्स को जो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये स्वीट टेस्ट है, ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चीज़ जो जिसको हम जो है टायरोस कह रहे हैं ये इसका जो है सोर्स इंडिकेट कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पर जो है ट्राइवियल नेम्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स को हम जो है नेम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखना है कि अमाइनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर सिंबल और सम टाइम 1 लेटर सिंबल इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपको जो है बता रहा हूँ जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड से रिलेटेड हैं। तो इनको जो है जनरली 3 अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पर इसके लिए जाते हैं। तो दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 लेटर सिंबल और सम टाइम 1 लेटर सिंबल। तो आप देखिए टेबल नंबर 14.2 जो है आपको दिया गया है बुक के अंदर। टेबल 14.2
ये टेबल आप ऑब्ज़र्व कीजिए, इसके अंदर जो है टोटल 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के नेम्स दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर के जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, और 3 लेटर सिस्टम में जो है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो दिया है, या फिर सिंगल लेटर सिस्टम में जो है इसको क्या कहा गया है वो चीज़ इसके अंदर जो है दी गई है। तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। सबसे पहला अल्फ़ा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में आप देखिए जो साइड चेन है R, तो मैं पहले आपको जो है एक अल्फ़ा अमीनो एसिड यहाँ पर जो है लिख कर बताता हूँ। तो इस अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के हिसाब से हम जो है देखेंगे कि इसका जो है स्ट्रक्चर जो है क्या हो सकता है। तो ये जो है कॉमनली ऑकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स along with their 3 letters and 1 letter symbols are given in table number 14.2, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास में है। लुक हियर, दिस इज COOH, उसके बाद यहाँ पर जो है NH2 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये अल्किल ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को जो है इंडिकेट करेंगे, दिस इज़ नेचुरल अमीनो एसिड, हम इसको जो है कह सकते हैं। तो ये NH2 ग्रुप जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर या NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड पर, उसके हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड की जाती है, D या L, जिसको हम कैपिटल D और कैपिटल L से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो NH2 ग्रुप, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइसरल्डिहाइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से D और L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया था, बिल्कुल इसी तरह से D एंड L कॉन्फ़िगरेशन आपको इस अल्फ़ा अमीनो एसिड के अंदर जो है मिलेगी, जिसमें NH2 ग्रुप की पोजीशन हम देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड पर है या लेफ़्ट हैंड साइड पर है, उस पर से सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड की जो है कॉन्फ़िगरेशन जो डिसाइड होगी, और टोटल 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, वो सारे के सारे जो है इस टेबल नंबर 14.2 में शो किए गए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप अगर हाइड्रोजन होता है तो आप इस मॉलिक्यूल को जो है नाम दीजिए ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में R इज इक्वल टू हाइड्रोजन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा COOH CH2NH2। तो इस तरह से ये जो सिंपल फार्मूला बनता है, दिस इज COOH देन CH2NH2। तो ये मॉलिक्यूल जो है आपको मिलता है ग्लाइसिन का, जिसके अंदर जो है आपको इस तरह से R की जगह पर जो है हाइड्रोजन रखना है। तो ये पहला और सबसे स्मॉलेस्ट अल्फ़ा अमीनो एसिड जो मिलता है, जो नेचुरली ऑकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड है, जिसमें R की वैल्यू जो है आप हाइड्रोजन पुट करोगे, तो इसका जो है 3 लेटर सिस्टम में जो है इसका इसको जो है हम जो है ग्लाइ से इंडिकेट करेंगे, और सिंगल लेटर सिस्टम के अंदर हम इसको जो है कैपिटल G लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो है ग्लाइसिन का इंडिकेशन है। अब आइए एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ, जिसमें हम एक अल्फ़ा अमीनो एसिड लेंगे जिसमें R की जगह पर जो है आप CH3 रखिए। दूसरा अल्फ़ा अमीनो एसिड R इज इक्वल टू CH3। तो देखिए क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा। लुक हियर, मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाकर बता रहा हूँ, COOH देन इट इज़ CNH2 CH3। तो यहाँ पर आप देखिए R की जगह पर मैंने जो है CH3 लिया, और ये मॉलिक्यूल जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड का है, इसका नाम है अलानिन। इस अल्फ़ा अमीनो एसिड को हम जो है अलानिन का जो है नाम देंगे, और इसका जो है 3 लेटर सिस्टम में जो है इसको इंडिकेट करेंगे हम ALA से, दैट इज़ अला। तो ALA से इसको जो है इंडिकेट करेंगे, और सिंगल लेटर सिस्टम में हम इसको जो है कैपिटल A से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो है बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो है दिए हुए हैं, जिसको हम अलग अलग जो है नेम्स जो है देंगे, जैसे कि ग्लाइसिन है, अलानिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, इसी तरह से आइसोल्यूसिन, आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, और फिर जो है आप देखिए कि अस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, और एस्पार्जिन है, और थ्रियोनाइन है, सेरिन है, सिस्टीन है, और बहुत सारे जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं, और जो टोटल जो है 20 नंबर्स में है, जिसको आप नेचुरली ऑकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है कहोगे। अब आप देखिए कि जो बुक के अंदर जो पूरा टेबल बना हुआ है, तो उसमें पहले जो कॉलम के अंदर जो अमीनो एसिड्स के नेम्स दिए हुए हैं, तो उसके अंदर जो इस तरह से एस्टेरिस्क मार्क दिया हुआ है। तो ये एस्टेरिस्क मार्क का मीनिंग होता है कि दीज आर दी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है हो सकते हैं, या प्रोटीन के अंदर जो है ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो हो सकते हैं। और एक जगह पर जो है इस तरह से अल्फ़ा अमीनो एसिड के नेम के ऊपर जो है स्मॉल a लिखा हुआ है।
तो आई थिंक जो है सबसे लास्ट वाला जो 20 नंबर का अल्फ़ा अमीनो एसिड है जिसको हम प्रोलिन कह रहे हैं, तो ये ए जो है ये इंटायर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरा के पूरा अल्फ़ा अमीनो एसिड, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये पूरा जो है इंटायर स्ट्रक्चर है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 5 मेंबर्ड रिंग जो है यहाँ पर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और उसके अंदर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप जो है उस मॉलिक्यूल को पूरा के पूरा जो है प्रोलिन, उसको आप अल्फ़ा अमीनो एसिड कहिए। बाकी दूसरे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के अंदर आप देखिए कि आर की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है CH3 है, C2H5 है, या आइसोप्रोपिल ग्रुप है, या जो है फिनिल ग्रुप है, या फिर कुछ और दूसरा जो है ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो 2 चीज़ें हैं, एक एस्टेरिस्क मार्क है और दूसरा आपको जो है मिलेगा यहाँ पर ए। तो सिर्फ एक अकेला जो है 20 नंबर वाला जो अमीनो एसिड है जिसका नाम है प्रोलिन, वो पूरा के पूरा जो इंटायर स्ट्रक्चर जो इस तरह से 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपको मिलता है CH2 ग्रुप, उसके बाद यहाँ आप देखोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और फिर ये जो है NH ग्रुप है इस तरह से, और बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है ये इंटायर स्ट्रक्चर है जो प्रोलिन का होगा, जिसको आप अल्फ़ा अमीनो एसिड कहिए। देखिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर देखिए अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन सेकेंडरी अमाइन ग्रुप है जिसको हम इमिनो ग्रुप कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेगा पूरा पूरा जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड का। और बाकी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जो है साइड चेन जो है दी गई है, जैसे आप जो है ग्लूटामाइन के अंदर देखिए साइड चेन जो है CH2 CH2 CONH2 है, यानी R की वैल्यू CH2 CH2 CONH2 है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R, और ये किस में है, दिस इज़ इन ग्लूटामाइन, ये जो है ग्लूटामाइन के अंदर है। तो ग्लूटामाइन को जो है 3 लेटर सिस्टम में जो है GLN से इंडिकेट करते हैं, GLN, और कैपिटल Q से जो है इसको सिंगल लेटर सिस्टम के अंदर जो है इंडिकेट करते हैं। तो ये बात जो है आप ख़ास तौर से जो नोटिस कीजिए कि जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं इसको हम जो ट्राइवियल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम उसका नेम दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो ध्यान रखिए कि 20 नेचुरली ऑकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, तो अमीनो एसिड्स को जो है कौन सी बेसिस पर जो है क्लासीफाई किया है वो बात ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, पहला एसिडिक, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा बेसिक। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अमाइनो और कितने नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स हैं। अगर आप देखिए कि जो कॉमन अल्फ़ा अमीनो एसिड हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन COOH, CNH2R, तो आप देखिए इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइनो ग्रुप है। तो एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप दोनों आपस में एक दूसरे की एक्टिविटी को जो है न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस तरह से ये वाला अल्फ़ा अमीनो एसिड को हम जो है न्यूट्रल कहेंगे। तो द अमाइनो एसिड विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। तो ये बात जो ध्यान रखना है। तो इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मेक इट न्यूट्रल एंड मोर नंबर ऑफ अमाइनो देन कार्बोक्सिलिक। अगर यहाँ पर जो है R चेन में आपको जो है कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप मिलता है, तब आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है और अमाइनो ग्रुप 2 है, तो इसकी वजह से ये अल्फ़ा अमीनो एसिड बेसिक नेचर का होगा। इसी तरह से साइड चेन में आपको कहीं पर कोई एक्स्ट्रा COOH ग्रुप मिलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से यहाँ देखिए कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, तो ये वाला अल्फ़ा अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा, एसिडिक। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की
बेसिस पर हम यहाँ पर जो है 3 टाइप जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है तो वो एसिडिक होगा, मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स है तो वो बेसिक होगा, और इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आप उस अल्फ़ा अमाइनो एसिड को न्यूट्रल अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है कह सकते हो। ठीक है, तो ये खास बात जो है आपको ध्यान रखना है। तो द अमाइनो एसिड्स which can be synthesized in the body are known as non-essential alpha amino acids या non-essential amino acid। ध्यान से सुनिए फिर से, जो भी अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, द अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 2 बातें यहाँ पर जो ध्यान रखना है। अमाइनो एसिड्स synthesized in body are called non-essential amino acids। ये एक बात हुई। ऐसा अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, और ऑन द अदर हैंड दोज which cannot be synthesized in the body and must be obtained through our diet are known as essential amino acid। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, अब इसको हम जो डिफाइन करते हैं, अमाइनो एसिड्स which cannot be synthesized in the body are called essential amino acids। और ध्यान से सुनिए, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको कहाँ से मिलेंगे? डाइट से। जो चीज़ें हम खाते पीते हैं वहाँ से जो है आपको ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे जो बॉडी के अंदर जो है सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो ऐसे इसेंशियल अल्फ़ा अमाइनो एसिड आप देखिए टेबल नंबर 14.1 पर जो है आपको एस्टेरिस्क मार्क से जो शो किए गए इस तरह से, लाइक दिस। जैसे कि आप देखिए कि लाइसिन एक जो है 7th नंबर पर जो है लाइसिन है, उसके नाम के ऊपर जो इस तरह से एस्टेरिस्क मार्क किया हुआ है, तो ये हमारे जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट में ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो इसको स्टडी कर सकते हैं। टेबल नंबर 14.2 पर, नॉट 14.1, इट इज़ टेबल नंबर 14.2। तो ये 2 डेफिनेशन जो है आप ख़ास तौर से जो है याद रखिए। तो 2 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इसी तरह से दूसरे टाइप का अमाइनो एसिड होगा वो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हम अपनी डाइट से जो है ऑब्टेन करते हैं। और एक क्लासिफिकेशन एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आप ध्यान रखिए कि टेबल नंबर 14.2 ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी आप जो अच्छी से स्टडी कीजिए। पूरे 20 के 20 अल्फ़ा अमाइनो एसिड उसमें जो है उसके साइड चेन अल्किल ग्रुप के स्ट्रक्चर के साथ जो शो किया है, और 3 लेटर सिस्टम में उसको जो है किस तरह से इंडिकेट करेंगे और सिंगल लेटर सिस्टम में उसको किस तरह से इंडिकेट करेंगे, वो सारी चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। These amino acids are colorless crystalline solids and these are water soluble high melting solids and behave like salts rather than simple amines और carboxylic acids। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो ये सॉल्ट के तौर पर जो है बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से न्यूट्रलाइज हो रहा है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप के साथ जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो ये इट बिहेव लाइक ए सॉल्ट। तो यहाँ पर जो है ये अमाइनो ग्रुप की भी इसमें प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, इसके बजाय जो है ये सॉल्ट के तौर पर जो है बिहेव करते हैं। तो द बिहेवियर ऑफ दिस बिहेवियर
is due to the presence of both acidic carboxylic group and basic amino groups in the same molecule। तो ये जो है इस वजह से तो दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करेंगे और इस तरह से इसका जो बिहेवियर होगा वो सॉल्ट लाइक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये अमाइनो ग्रुप जो है इस प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो है एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो आप देखोगे तो वो स्ट्रक्चर जो है क्या बनेगा, तो हमको ये मिलेगा RCHNH3+। अमाइनो ग्रुप ने जो है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है प्रोटॉन को गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पर जो COO- बनेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना प्रोटॉन जो है डोनेट किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक डायपोलर आयन जो है बनता है और इस डायपोलर आयन को हम नाम देंगे ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन उसी वक्त बनता है जब एक ही सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर बोथ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं, या अगर एसिडिक ग्रुप है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेसिक ग्रुप है तो ये इस प्रोटॉन को जो है गेन करेगा। और इस तरह से यहाँ पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा तो ये डायपोलर आयन बनेगा और इस डायपोलर आयन को हम जो है नाम देते हैं ज्विटर आयन। तो इस तरह से यहाँ पर अमाइनो एसिड के अंदर जो है जनरली आपको ये ज्विटर आयन मिलता है। एंड दिस इज़ न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो है आपको मिलता है अमाइनो एसिड का ज्विटर आयन। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि ज्विटर आयन के अंदर अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। तो ज्विटर आयन के अंदर जो है आपको दोनों बिहेवियर मिलेगा। इस तरह से ज्विटर आयन को आप जो है नाम दोगे कि ये जो है एम्फोटेरिक नेचर का होगा, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ जो है रिएक्ट होता है। ठीक है, एंड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लाइसिन के अंदर क्या है, आर की वैल्यू जो हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ लेंगे COOH, देन CH2NH2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला कार्बन असिमेट्रिक सेंटर नहीं है क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पर एक जैसे हैं। तो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी के जो अमीनो एसिड्स हैं, तो यहाँ पर आप देखिए COOH, CNH2H और फिर यहाँ पर जो है ये R। तो ये वाला कार्बन आप देख रहे हो कि ये असिमेट्रिक सेंटर जो है बनता है, कायरल सेंटर बनता है। तो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी के सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड जो टोटल 19 है, ये सब के सब जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एंड दीज एग्जिस्ट बोथ इन D एंड L फॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये D और L दोनों फॉर्म्स में, यानी दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है इसके अंदर मिलेगी। ओके, और इसी तरह से मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है जनरल आप देखिए कि जो नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो L कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। दैट मीन्स जो अमाइनो ग्रुप है NH2 वो लेफ़्ट हैंड साइड पर होगा। यानी कि आप जाइए इस तरह की जो कंडीशन कंसिडर कीजिए, यहाँ पर जो आप अल्किल ग्रुप लगा दो तो दिस इज़ लोकेटेड एट लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ दिस लॉन्गेस्ट चेन, या आप इसको जो है इस तरह से कंसिडर कीजिए, इसको COOH ले लो और ये R ग्रुप हो गया, या यहाँ पे आप जो है R ग्रुप लीजिए और ये हो गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो है लॉन्गेस्ट चेन के लेफ्ट हैंड साइड पर NH2 ग्रुप है तो ये L कॉन्फ़िगरेशन है। एंड L अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो ये हो गया अमाइनो एसिड, उसकी क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर की जो है प्रॉपर्टी हो सकती है। उसके बाद आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि आपको डेफिनेशन में पता चल गया है कि प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो डेफिनेटली अल्फ़ा अमीनो एसिड्स वन बाय वन एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होंगे और इस तरह से एक लॉन्ग चेन पॉलीमरिक कंपाउंड जो है फॉर्म होगा, एंड दैट लॉन्ग चेन पॉलीमरिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पर जो है जैसे हमने देखा पॉलीमर्स पॉलीसेक्राइड्स के अंदर या ऑलिगोसेक्राइड्स के अंदर, जिसमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं जिसको आप मोनोसेक्राइड्स कह रहे हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच्ड है। यहाँ पर जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होंगे ये सब के सब
पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर आप इसको नाम दीजिए पेप्टाइड लिंकेज, इसके साथ जो है अटैच होते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है किस तरह से बनती है, तो केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। तो ये जो है दो अल्फा अमाइनो एसिड आप साथ में रखिए, एक का जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, इसमें से जो है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद दोनों अल्फा अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होंगे और इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर जो है पेप्टाइड लिंकेज मिलेगी। ठीक है, तो दिस द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोसीड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर एंड दिस रिजल्ट्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज CONH। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये CONH होता है, या आप इसको जो है इस तरह से C डबल बॉन्ड ONH, इस तरह से आप इसको जो है शो कर सकते हो। और इसको जो है जनरली हम नाम देंगे दिस इज़ अमाइड लिंकेज, या आप इसको जो है कहिए अमाइड बॉन्ड। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है अराइज होती है। तो ये जो है इस तरह से बहुत सारे जो है इस तरह के जो है अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जो है प्रोटीन्स के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे है ना थाउजेंड्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाईपेप्टाइड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टू अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का है और एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर जो है अलानिन का ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लाइसिन का और NH2 ग्रुप जो है ये अलानिन का, ये दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है इन्वॉल्व होंगे और इस तरह से जो डाईपेप्टाइड बनेगा उस डाईपेप्टाइड को हम जो है ग्लाइसिल अलानिन कहेंगे, जिसको शॉर्ट में ग्लाय अला लिखेंगे। तो कैसे होगा वो देखिए। चलिए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। लुक हियर, NH2 CH2 COOH, ये मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन का। ठीक, इसके साथ में मैं ले रहा हूँ NH2 CH3 COOH। तो आप यहाँ पर देखिए ग्लाइसिन के अंदर जो है R की वैल्यू यहाँ CH3 है। तो देखिए ये भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड है और ये मॉलिक्यूल भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड है। यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर भी अल्फ़ा पोजीशन पर NH2 ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ ग्लाइसिन का और हाइड्रोजन जो है अमाइनो ग्रुप के अमाइनो ग्रुप जो है अलानिन का है। तो ये मॉलिक्यूल है अलानिन। अब यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है आप रिमूव कीजिए तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस NH के साथ अटैच होगा, तो मॉलिक्यूल बनेगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, देन CH3 COOH प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे डाईपेप्टाइड और इस मॉलिक्यूल को हम जो है नाम दे रहे हैं ग्लाइसिल अलानिन। इट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसिल अलानिन, जिसको शॉर्ट में हम ग्लाय अला इस तरह से जो इंडिकेट करेंगे। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ अ डाईपेप्टाइड, मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर। तो आप देख रहे हो CONH, ये जो है अमाइड लिंकेज है जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है कह सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन अमाइनो ग्रुप ऑफ अलानिन के साथ जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करके ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पेप्टाइड बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्लाइसिल अलानिन जो है ये डाईपेप्टाइड की जो एग्जांपल है, इसमें 2 यूनिट्स अल्फा अमाइनो एसिड की अटैच्ड हैं। ठीक, इफ़ अ थर्ड अमाइनो एसिड कंबाइंस टू अ डाईपेप्टाइड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड
contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkages, and similarly when 4, 5, 6 amino acids are linked, the respective products are known as tetrapeptide, pentapeptide and hexapeptide respectively। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्या होगा कि 1 by 1 एक एक अमाइनो एसिड इसके अंदर जो है अटैच होता जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है डाईपेप्टाइड है, एक और आ गया तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा ट्राईपेप्टाइड, एक और अटैच हुआ टेट्रापेप्टाइड, एक और आया पेंटापेप्टाइड, एक और आया हेक्सापेप्टाइड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से ये चेंज है कंटिन्यू होती जाएगी और फाइनली जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर अटैच हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल जो है पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो अब पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 यूनिफाइड मास इज कॉल्ड अ प्रोटीन। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि 1 by 1 जो है यहाँ पर अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है ज्वाइंट होते जा रहे हैं और इस तरह से ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड अप टू पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर जो है फिर आपको जो है मॉलिक्यूल मिलता है पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो है आप देखोगे कि बहुत सारे जो है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होंगे और ये मोर देन 100 हो सकता है। तो पॉलीपेप्टाइड्स आर नथिंग बट मोर देन 100 अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स जिसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड मास के बराबर होता है या इट इज़ हायर देन 10,000। ध्यान से सुनिए कि इस पॉलीपेप्टाइड का जिसमें मोर देन 100 अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, इतने सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ हो सकते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को जो है आप पॉलीपेप्टाइड कहोगे। और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मोर देन 10,000 यूनिफाइड मास होता है तो इस पॉलीपेप्टाइड को हम नाम देंगे प्रोटीन्स। ध्यान से सुनिए, पॉलीपेप्टाइड्स भी प्रोटीन ही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जो है हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास अगर मोर देन 10,000 यूनिफाइड मास होता है तो आप उसको डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड ना कहते हुए आप उसको जो है डायरेक्टली प्रोटीन कहिए। और ध्यान से सुनिए कि ये पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन ही है, लेकिन अगर 10,000 यूनिफाइड मास से जो है लेस नंबर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है तो फिर आप ये प्रोटीन ही है मगर आप उसको जो है कॉल कीजिए दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो यहाँ पे एक बात जो है ध्यान रखना है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ प्रोटीन इज़ नॉट वेरी शार्प, but the polypeptides with fewer amino acids are likely to be called the proteins if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein such as insulin which contains 51 alpha amino acid। तो इंसुलिन को जो है आप प्रोटीन कहोगे, लेकिन इसके अंदर जो है आप देखोगे कि सिर्फ 51 अल्फ़ा अमाइनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स का डिस्टिंक्शन इतना शार्प नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इस बेसिस पर जो इसको कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 यूनिफाइड मास होता है तो इस पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन का नाम देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि हम जो है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन जो है स्टडी करेंगे तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पर की गई है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो चलिए हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखोगे कि किस तरह से हम इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो लुक हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का जो है शेप क्या है उसकी बेसिस पर जो इसकी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहली टाइप है फाइब्रस प्रोटीन। नाम के अंदर ही जो है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिए कि व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर
बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि कुछ जो है पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है जो पैरेलल चलती है और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है ना, तो देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म एंड सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको आप जो है फिलामेंटस या फिर आप इसको नाम दीजिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देखिए कि ये जो है पॉलीपेप्टाइड की चेन जिस तरह से पैरेलल चलती है और इसके बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा जो आपस में एक दूसरे के साथ इसको जो हेल्ड करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है। तो ये फिलामेंटस या थ्रेड लाइक या फाइब्रस स्ट्रक्चर या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रोटीन को हम जो है फाइब्रस प्रोटीन का जो है नाम देंगे। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है कुछ कॉमन एग्जांपल है जिसमें केराटिन जो कि हेयर, ऊल और सिल्क के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिखेंगे केराटिन, इट इज़ प्रेजेंट इन हेयर, silk and wool. These are the examples of fibrous proteins. और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मायोसिन जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द मसल्स। केराटिन उसके अलावा जो है मायोसिन जो कि मसल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ओके, तो ये जो है पहली टाइप हमारे सामने आती है जिसको हम नाम दे रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन। अब दूसरी टाइप है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्रोटीन की जो है सेकंड टाइप है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब देखिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को हम जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ये जो हमारे पास जो है पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये अगर कॉइल हो जाए, घूम जाए, इस तरह से गुच्छा हो जाए और इस तरह से जो है वो स्फेरिकल शेप अराइज होता है, स्फेरिकल शेप जो है वो अगर अचीव कर लेता है तो उस टाइप के प्रोटीन को हम नाम देते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंड दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। तो एग्जांपल जो है यहाँ पर आप देखिए कि इंसुलिन एंड अल्ब्यूमिन आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इंसुलिन और साथ ही साथ जो है अल्ब्यूमिन जिसको आप जो है एग वाइट जो है कह सकते हो, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ध्यान से सुनिए कि पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती है वो कॉइल अप हो जाती है ना, राउंड हो जाती है, गोल हो जाती है और वो स्फेरिकल शेप जो है अचीव करता है। तो उस प्रोटीन को हम जो है नाम देंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एग्जांपल है इंसुलिन और अल्ब्यूमिन। तो दीज आर दी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट कि प्रोटीन की जो है एक क्लासिफिकेशन उसके जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पर होती है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो मॉलिक्यूलर शेप हो गया, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी जो है किस तरह से जो है अरेंजमेंट होता है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, एंड ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। तो ये 4 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमको क्या चीज़ मिलती है। तो ध्यान से सुनिए कि प्रोटीन्स में हैव 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज़ अमाइनो एसिड linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be the primary structure of that protein.
तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अल्फ़ा अमीनो एसिड 1 बाय 1 जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा और वो एक के बाद एक जो है अटैच होते जाएंगे एक दूसरे के साथ और इस तरह से एक लॉन्गेस्ट चेन जो है बनती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सिंपली आप देखिए ये अल्फ़ा अमीनो एसिड हम यहाँ पर इसको जो है स्फीयर से इंडिकेट करते हैं। ये अटैच होगा दूसरे अमीनो एसिड के साथ, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से जो है एक रैंडम चेन जो है आपको मिलेगी लाइक दिस। और हर स्फीयर जो है यहाँ पर एक अल्फ़ा अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। तो ये जो है सब स्फीयर जो है ये अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं और ये जो कनेक्शन जो आपको बीच में दिख रही है ये लाइंस, दीज आर दी पेप्टाइड लिंकेज। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होते हैं। तो एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रोटीन। इसमें कोई अगर चेंज होती है तो वो जो है किसी दूसरे वैरायटी का जो है प्रोटीन जो है फॉर्म करता है। मैं अभी आपको जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरह से अल्फ़ा अमीनो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है अलग अलग वैरायटी का कैसे होगा। तो आप पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो एक चार्ट मेरे पास में है, वो चार्ट आप देखकर जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। लुक हियर, ये चार्ट आपको जो नज़र आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर के जो स्फीयर्स दिए हुए हैं ये सब के सब जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है। देखो साफ आपको नज़र आ रहा है, साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे सब। तो ये आप आसानी के साथ जो है देख सकते हो और यहाँ लेबल किया हुआ है दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये एक फ़ोटोग्राफ है जो आपको ये चीज़ समझाने के लिए काफ़ी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है किस तरह से अराइज होता है। तो देखिए ये ग्लाय, दिस इज़ ग्लाइसिन, प्रो, दिस इज़ प्रोलिन, फिर इस तरह से ये जो है अलग अलग जो अल्फ़ा अमीनो एसिड, ल्यू जो है ये ल्यूसिन है ना। इसी तरह से वैल जो है ये वेलिन है। तो ये अलग अलग जो है देखिए एस्पार्टिक एसिड है, दिस इज़ अलानिन है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट है। तो इस स्ट्रक्चर को आप जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहिए। तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई अगर स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो इट गिव्स राइज टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन, आइदर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर सिंपली अल्फ़ा अमीनो एसिड, जिसको हम यहाँ पर जो स्फीयर से इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होते हैं। और एक एंड यहाँ पर जो है देखिए अमोनियम NH3+ है और दूसरा एंड जो है यहाँ पर ख़त्म होगा तो COO- पर होगा, वाटेवर। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि एक तरफ जो है अगर अमाइनो ग्रुप है तो उसके एंड पर जो है आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। तो ये जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की जो है सिंपल चेन होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरी टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखिए ध्यान से सुनिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। एक पर्टिकुलर शेप यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर ये इरेगुलर है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर से एक जो है पर्टिकुलर शेप मिलेगा। और वो शेप क्या होगा? दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। 2 टाइप आपको मिलेगा, एक होगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा होगा बीटा प्लेटेड शीट। अब यहाँ पर जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड की चेन को जो है एक पर्टिकुलर शेप मिलेगा, जिसमें एक शेप होगा अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा शेप होगा बीटा प्लेटेड शीट। अब इसमें जो है ध्यान से सुनिए कि दीज स्ट्रक्चर्स अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो है आपको एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एंड होगा और एक अमाइनो ग्रुप होगा। तो इनके बीच में जो है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और इसकी वजह से एक पर्टिकुलर शेप मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए कि अल्फ़ा हेलिक्स is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw that is called as helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the C double bond O of an adjacent turn of the helix
जो कि फिगर नंबर 14.1 में जो है शो किया है। तो ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड स्क्रू, जिसको हम जो है यहाँ पर नाम देते हैं हेलिक्स। तो कैसा स्ट्रक्चर है वो देखिए। तो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर जो है अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आपकी बुक पे भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये राइट हैंडेड जो है फोल्डिंग है, और इसके अंदर जो है एक जगह पर आप देखिए NH ग्रुप है। ये आप देखिए क्लियर आपको समझ में आ रहा है, ये NH ग्रुप है। और ये एग्जैक्टली यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O के साथ में जो है अगले हेलिक्स की राउंड पर ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो आप देखिए इनके बीच में ये डॉटेड लाइन जो है इंडिकेट किया है, ये डॉटेड लाइन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखिए यहाँ की जो फोल्डिंग है ये NH ग्रुप है। NH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो इस फोल्डिंग पर आप देखिए CO ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ की फोल्डिंग पर ये जो NH ग्रुप है, सॉरी C डबल बॉन्ड O यहाँ दिख रहा है आपको, ये C डबल बॉन्ड O जो है देखिए इस टर्न के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर जो राइट हैंडेड जो है ये कॉइल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ये राइट हैंडेड जो है हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स जो है कहते हैं स्क्रू, स्क्रू के जो थ्रेड्स होते हैं कैसे होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जो है ये राइट हैंडेड जो है स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम नाम देंगे अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनता है, जिसमें एक टर्न का C डबल बॉन्ड O ग्रुप दूसरे टर्न के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, या वाइस वर्सा, एक टर्न का NH ग्रुप दूसरे टर्न के CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, और ये जो राइट हैंडेड जो है अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। तो ये पहली टाइप हुई। उसके बाद इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड दे लेड साइड बाय साइड which are held together by intermolecular hydrogen bonds, and the structure resembles the pleated folds of drapery and therefore is known as beta pleated sheet। ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आप क्या कीजिए कि बीटा स्ट्रक्चर में क्या करना है कि जो पेप्टाइड चेन है उसको आप जो है स्ट्रेच कीजिए, और स्ट्रेच करने के बाद उसको जो है फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद वो सारी चेन्स को जो है आप साइड बाय साइड रखिए। तो वो चेन जो होगी, पहली चेन का NH ग्रुप दूसरी चेन के CO ग्रुप के साथ जो अटैच होगा, या फिर दूसरी चेन का NH ग्रुप जो है तीसरी चेन के CO ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट। तो आपने क्या किया, अमाइनो एसिड चेन को जो है स्ट्रेच किया, उसको जो है लंबा किया, और लंबा करने के बाद उसको इस तरह से जो है साइड बाय साइड जो है अरेंज करते हो। ऐसे जो है कई शीट जो है बाजू बाजू में होगी। यहाँ पर सिर्फ जो है 2 चेन जो है बता रहे हैं, एक ही चेन के जो है 2 पार्ट यहाँ पर इंडिकेट किया है। अब आप देखिए कि इस चेन का जो है C डबल बॉन्ड O अपने बाजू वाली चेन के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आप देख रहे हो यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको इंडिकेट किया है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड O बाजू वाली चेन के NH ग्रुप के साथ है, इस चेन का C डबल बॉन्ड O इस चेन के NH ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इस तरह से ये शीट जो है साइड बाय साइड ऐसे बहुत सारी जो है चेन्स होगी, और वो सारी चेन्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी। तो ये जो है एक थोड़ा सा चेंज होता है। जो नॉर्मल पेप्टाइड जो लिंकेज होती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसको जो है आप इस तरह से राइट हैंडेड जो हेलिक्स बना दीजिए, तो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा। और उसी चेन को जो है आप स्ट्रेच करके उसको साइड बाय साइड जो है फोल्ड करके आप उसको जो है अरेंज कर दीजिए, और उसके अंदर जो है फिर इन चेन्स के बीच में आपको जो है इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट। तो ये जो है आपको मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये जो है दूसरे टाइप का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को ही हमने जो है कन्वर्ट किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड वन। टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसको अच्छी तरह से समझिए। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपके पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं, दिस इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इस तरह से ये बीटा प्लेटेड शीट है लाइक दिस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से आपको मिल रही है, और यहाँ पर आपको जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये पहले से ही फोल्डेड दिख रहे हैं। अब इसकी फर्दर फोल्डिंग अगर आप कर देते हो और मज़ीद, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको मैं लूप लाइक बना देता हूँ इस तरह से,
इस तरह से। तो ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से जो है लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाता है, या फिर ये इस तरह से फोल्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास है राइट हैंडेड, तो ये लूप इस तरह से जो है फोल्डिंग हो गई इसकी है। इसी तरह से जो है ये ट्विस्ट हो जाए, कॉइल बन जाए, तो उस स्ट्रक्चर को जो है आप यहाँ पर जो है नाम दोगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर और द पॉलीपेप्टाइड चेन गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिकुलर शेप लाइक फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको फाइब्रस और ग्लोब्यूलर दो टाइप के जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं प्रोटीन के, तो वो आप जो है बहुत आसानी के साथ जो उसको समझ सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल नॉर्मल एक चेन है, किसी भी तरह से है, उसका जो है कोई भी प्रॉपर जो है उसका अरेंजमेंट और प्रॉपर शेप नहीं है, इरेगुलर जो है उसमें आपको जो है वो चेन मिलती है। उसको आपने प्रॉपर राइट हैंडेड उसको जो आपने फोल्ड कर दिया तो वो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया, या आपने उसको जो है साइड बाय साइड जो है चेन्स को अरेंज कर दिया तो वो बीटा प्लेटेड शीट बन गई, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपने जो है इस तरह से जो है लूप बना दिया, या इसको आपने जो है फोल्ड कर दिया, आपने इसको जो है ट्विस्ट कर दिया, और भी किसी तरह से भी आप इसको जो है कुछ अलग से जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हो, दैट मीन्स फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो वो हमको मिलेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। और उसकी वजह से हमको ये दो टाइप के जो है प्रोटीन्स मिलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। तो द मेन forces which stabilize secondary and tertiary structure of proteins are hydrogen bonds, disulfide linkages, वान डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इतनी सारी जो है फोर्सेस इसके अंदर होती है जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरी डायसल्फाइड लिंकेज है, तीसरी वान डर वाल फोर्सेस है, और चौथी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो आपको कैसे नज़र आएगा। तो लुक हियर, दिस इज़ द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये जो आपको अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये और मज़ीद जो है फोल्ड हुआ है ना, आप देख रहे हो कि कैसे जो है इरेगुलर इस तरह से इसकी फोल्डिंग है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है टर्शरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए लेबल किया हुआ है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू सेकेंडरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू टर्शरी। अब आइए लास्ट स्ट्रक्चर पर, दैट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फोर्थ टाइप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखिए कि प्रोटीन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर टू एज सब यूनिट्स। तो आप देखिए कि इसमें जो है 2 या ज़्यादा जो है इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिसको आप सब यूनिट जो है कह सकते हो। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज़ नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आपके पास जो है बहुत सारे जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो सब यूनिट्स है, तो उनको जो है एक पर्टिकुलर जो है अरेंजमेंट दिया जाए। तो दीज आर दी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है मेरे पास इसकी भी जो है एक डायग्राम है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक डायग्रामेटिकली इसको जो है शो किया है। दिस इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अलग अलग कलर से जो इसको इंडिकेट किया है। जैसे देखिए ये जो है पिंक कलर है, ये ब्राउन कलर है ना, ये ग्रीन कलर से इसको जो इंडिकेट किया, अलग अलग कलर्स हैं। तो ये एक प्रॉपर्ली यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, दीज आर दी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। ये स्ट्रक्चर जो है आपस में इस तरह से अरेंज्ड है, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप देखोगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्टेड टू सेकेंडरी, सेकेंडरी कन्वर्टेड टू टर्शरी, वाइल टर्शरी कन्वर्टेड टू क्वाटरनरी। तो यहाँ पर जो है आप देखिए आपकी बुक में फिगर नंबर 14.3 दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 स्ट्रक्चर्स
ऑफ द प्रोटीन यहाँ पर जो दिया गया है, जिसमें आप देखिए सबसे लेफ्ट साइड पे जो है एक स्ट्रेट चेन दिया है जिसके अंदर बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। फिर दूसरी 2 फिगर्स जो है आपको दिख रही है वो जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पहली फिगर जो आपको दिख रही है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में उसी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को जो है फोल्ड कर दिया है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। और लास्ट स्ट्रक्चर जो बताया है उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है अल्फा अमीनो एसिड की चेन आपस में एक दूसरे के साथ जो है पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसको आप स्पेशल अरेंजमेंट जो है कह सकते हो, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है शो किया है। इसी तरह से आप देखिए आपकी बुक में फिगर नंबर 14.4 दिया हुआ है तो उसका चार्ट देखिए मेरे पास में है, आप उस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो। तो लुक हियर, ये चार्ट जो है आप देखकर आसानी से समझ सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर जो है एक इरेगुलर चेन दी हुई है और यहाँ नोट लिखा हुआ है दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक रेगुलर चेन है जिसमें अल्फा अमीनो एसिड जो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज है और एक एंड आप देख रहे हो NH2 ग्रुप है तो दूसरा एंड जो है COOH ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर है और ये अमाइनो ग्रुप है, या आप इसको उल्टा कर दीजिए वाटेवर, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अमाइनो एसिड के जो है चेन्स हैं और उसमें जो लाइंस दिख रही है बीच बीच में तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है या पेप्टाइड लिंकेज है। तो ये आपको यहाँ पर दिखता है दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर आप देखिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है। एक राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है जिसको आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहोगे और दूसरा जो है यहाँ पर इस तरह की जो है अल्फा ये प्राइमरी जो पेप्टाइड चेन है उसको जो है स्ट्रेच करके उसको साइड बाय साइड अरेंज किया है। तो इस तरह से कई अमाइनो एसिड की चेन जो है बाजू बाजू में आ गई और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है देखिए या तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड शीट इस तरह से जो है इसकी फोल्डिंग्स है तो ये कन्वर्ट हुई टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। और फाइनली जो है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 अलग अलग जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। इसका एक जो है पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर यहाँ पर जो इसका स्पेशल अरेंजमेंट जिसको आप कहोगे तो वो अरेंजमेंट जो आपको यहाँ दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर जो है क्लियरली देख सकते हो, इसको जो है आप क्लियरली देख सकते हो कि ये किस तरह से पहले प्राइमरी चेन है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये 2 स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी का दिख रहा है, फिर बीच में यहाँ टर्शरी है और फाइनली जो है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपको जो है नज़र आता है। तो देखिए आप बराबर इसको देख सकते हो सही तौर पर, पूरे देखिए कैमरे पर एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, क्लियर समझ में आता है। तो देखिए इस तरह से ये जो है पूरा जो है समझ में आता है। ओके, तो पूरी जो है चेन से जो है आपके सामने है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। मैं इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ तो और सही आपको जो है ये चीज़ जो है नज़र आएगी और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो उस पर से भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपकी बुक में जो है यही ऐसी जो है कलर फिगर जो बनी हुई है फिगर नंबर 14.4, आप उसको भी जो है स्टडी करके जो है देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान से सुनिए कि द प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन। फिर से सुनिए, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज नेटिव प्रोटीन। एंड व्हेन a protein in its native form is subjected to physical change। ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो है नेटिव प्रोटीन है, सिंपली आप इसको जो है नेचुरली ऑकरिंग कह सकते हो। बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये जो है प्रेजेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है ये प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको हम जो है नेटिव प्रोटीन कह रहे हैं। अब इसके ऊपर आप जो है कोई फिजिकल चेंज कीजिए इस नेटिव प्रोटीन पर, तो फिजिकल चेंज क्या होगी, ध्यान से सुनिए। व्हेन अ प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH, the hydrogen bonds are disturbed and due to this globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि आप यहाँ पर जो है कोई फिजिकल चेंज करते हो, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, आप इसके ऊपर जो है कोई फिजिकल चेंज कर रहे हो, यानी कि इसका टेम्परेचर आप जो है चेंज कर रहे हो, बाय द वे आप इसको जो इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, वाट एवर।
तो टेम्परेचर चेंज करते हो, या फिर इसके ऊपर जो है कोई केमिकल चेंज करते हो, जैसे कि चेंज इन पीएच, प्रोटीन की जो पर्टिकुलर पीएच है आप उसको चेंज कर दीजिए, तो ये केमिकल चेंज हुआ। या फिर आप उस पर क्या कीजिए कि कोई और दूसरा जो है कोई केमिकल रिएजेंट मिलाकर उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है केमिकल प्रोसेस कीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ख़ास तौर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डिस्टर्ब होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। जो स्फेरिकल शेप होता है वो खुल जाएगा, ग्लोब्यूल जो है क्या होगा, ये जो है अनफोल्ड हो जाएगा, और हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, जो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्पाइरल शेप जो है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है, वो अनकॉइल हो जाएगा, वो खुल जाएगा, और प्रोटीन जो है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है लूज़ कर देगा। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये सब खत्म होकर ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। ये सिंपल जो है बात आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ग्लोब्यूल्स हैं ये क्या होंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, और जो कॉइल्स यहाँ पर बने हुए हैं या जो बीटा प्लेटेड शीट बनी हुई है सब जो है खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब जो है ख़त्म हो जाएगी, और वो सिंपल जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, या वाट एवर वो किसी और तरह में जो है कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको कहेंगे कि दे लूज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम जो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहेंगे। तो नेटिव प्रोटीन को जो है आप फिजिकल चेंज कीजिए, तो फिजिकल चेंज में जो है आप टेम्परेचर को जो है चेंज कीजिए। इसी तरह से जो है केमिकल चेंज आपको करना है, तो इसमें चेंज इन पीएच कर दीजिए, या और कोई जो है केमिकल रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट कीजिए, या आप जो है इसको किसी जो है पर्टिकुलर जो है इसके अंदर जो है रिएजेंट जो है मिक्स करके उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज लाइए, वाट एवर इट में भी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो खुल जाएगा। इसी तरह से जो ग्लोब्यूलर पार्ट है, जो ग्लोब्यूल्स बने हैं, ये ग्लोब्यूल जो है खुल जाएंगे, इस तरह से अनफोल्ड हो जाएंगे, तो इस तरह से ये जो है वापस अपनी जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जो है लूज़ कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। एंड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। अगर वो प्रोटीन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर का है तो उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन आप ध्यान रखिए कि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। एंड द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आप देखिए कि एक जो होता है अंडा है ना, जब हम उसको बॉईल करते हैं तो उसका जो वाइट होता है, एग वाइट, वो जो है क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो कोएगुलेशन मीन्स ये जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो द कोएगुलेशन मीन्स वो जो है जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, जैसे सॉलिड पार्ट जो है हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी तरह से आप देखिए कि एक और एग्जांपल है, दैट इज़ कॉल्ड एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क विच इज़ कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क के अंदर जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से वो जो मिल्क होता है वो कर्ड में यानी दही में जो है कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम जो है नाम देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रोटीन का पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब एक छोटा सा पार्ट इसके साथ हम और ज्वाइन करते हैं, और वो पार्ट होगा एंजाइम्स। तो चलिए देखते हैं, इसी से रिलेटेड पार्ट है इसलिए हम इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर हमारा जो है प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स पर हो जाएगा। फिर इसके बाद वाले जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय एंजाइम्स। तो लाइफ इज़ पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस को हम जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या बायोकेमिकल रिएक्शन जो है कह सकते हैं, और इसी की वजह से लाइफ जो है ये प्रोसेस जो है चलता है और लाइफ जो है ये पॉसिबल होती है। इन प्रोसेसेस के अंदर कुछ ऊंच नीच हुई तो उसके लिए जो है वो ख़तरे की बात होती है, या तो वो बीमार पड़ेगा या फिर उसकी जो है डेथ हो सकती है। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेशन ये भी एक लाइफ प्रोसेस है कि हम जो है कोई फूड मटेरियल जो है इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में स्टमक में जाने के बाद जो है वो उसके अंदर जो है प्रोसेस शुरू होता है और वो फूड जो है डाइजेस्ट होती है। तो जो उसके जो है वेस्टेज मटेरियल्स है वो बाहर जो है निकल जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और जो न्यूट्रिशनल मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड के अंदर जो है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है और वहाँ से बाकी सारे जो है बॉडी के पार्ट्स तक जो है उसको पहुँचाया जाता है। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड है। इसी तरह से एब्सॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर जो है हम अलग अलग मीन्स से इंटर करते हैं तो वहाँ पर जो उसका एब्सॉर्प्शन होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो वहाँ से जो है प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, दे इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल दीज रिएक्शंस ऑकर इन द बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशंस। तो ये रिएक्शन जो है माइल्ड कंडीशंस के अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो होती है। इसी तरह से ध्यान रखना है कि दिस ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि दीज एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट। आपको मैं ये बात बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जो है लाइफ प्रोसेसेस या जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको जो है कैटालाइज करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। देयरफॉर दिस एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। मैंने पहले कहा था कि ये प्रोटीन से रिलेटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब के सब जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये हम जो कह सकते हैं। एंड दीज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। कोई सा भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता है। हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम फिक्स है, वो एंजाइम उसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, बाकी अदर रिएक्शंस को वो टच भी नहीं करेगा। ये बात जो खास तौर से इसलिए हम कहते हैं कि दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। ये चीज़ हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं बिल्कुल श्योर कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो है स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होता है, वो एंजाइम फिर किसी दूसरी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना। इसी तरह से कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन होती है उसको जो एंजाइम जो है कैटालाइज करेगा वो एंजाइम अब किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए जो है यूज़ नहीं होगा। तो इस तरह से ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी जो होते हैं। ठीक है, तो दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और द क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे वर्क। तो उन एंजाइम को जो है उस कंपाउंड के ऊपर जिसके साथ वो पर्टिकुलर रिएक्शन शो कर रहे हैं या उस कंपाउंड की जो पर्टिकुलर क्लास है उसकी बेसिस पर जो है उनके नेम जो है डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम दैट कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम्ड एज माल्टेज। अब माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो कैटालिस्ट यूज़ होता है, एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम है माल्टोज के बेसिस पर उसको जो है माल्टेज कहा है। तो लुक हियर, दिस इज माल्टोज। इसकी जो है आप हाइड्रोलिसिस कीजिए तो ये जो है 2 नंबर्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो इसको जो है कैटालाइज करने के लिए, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है माल्टेज। तो ध्यान रखिए एंजाइम की एंडिंग जो है एज पर होती है। कोई सा भी एंजाइम जनरली जो है एज पर होती है, जैसे माल्टेज है, इनवर्टेज है ना। तो इस तरह से जो है इसको जो है नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है माल्टेज। एंड दिस माल्टेज इज़ गिवन एज पर द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट माल्टोज। ओके, इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि समटाइम्स द एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है उसके नाम पर जो है इन एंजाइम्स को जो है नेम दिया जाता है वेयर दे आर यूज्ड, जहाँ पर जो है इसको यूज़ किया। फॉर एग्जांपल द एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट with simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase.
यानी यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है साइमल्टेनियस। तो उस एंजाइम को हम जो है नाम देंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। फिर से यहाँ देखिए कि एंडिंग एस पर होती है, तो इस एंजाइम को हम जो है नाम देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो यहाँ पर जो है एंडिंग नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एज है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो क्या होता है, तो एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये जो है बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में जो है ये रिक्वायर्ड होते हैं, और ध्यान रखना है कि दे आर नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी यूज़ होती है। सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप जो है एक कॉमन कैटलिस्ट देखते हो जिसके अंदर जो है वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जो है रिड्यूस करता है, बिल्कुल सेम फंक्शन आपको यहाँ पर जो है ये बायोकैटलिस्ट एंजाइम का मिलेगा। ये भी जो है उस बायोकेमिकल रिएक्शन की जो है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज़ 6.22 किलो जूल्स पर मोल। ये किसके लिए है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म होता है, उसकी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है 6.22 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन ध्यान रखना है कि व्हाइल द एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 किलो जूल पर मोल व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम सुक्रेज। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है सुक्रोज on acidic hydrolysis converted into glucose plus fructose। अब अगर आप इसको जो है सिंपल रिएक्शन लेते हो तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है 6.22 किलो जूल्स पर मोल है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम एंजाइम सुक्रेज के प्रेजेंस में करते हैं, जो कि एक एंजाइम है इस रिएक्शन का, तो इसकी वजह से अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होकर 2.15 किलो जूल्स पर मोल बन जाएगी। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हो कि जैसा एक कॉमन कैटलिस्ट वर्क करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये बायो कैटलिस्ट एंजाइम भी वर्क करते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द गिवन रिएक्शन को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एक नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए, जिसमें सुक्रोज की जो है आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो ये 6.22 किलो जूल्स पर मोल है। लेकिन सेम रिएक्शन अगर आप जो है सुक्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में करते हो, तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होकर 2.15 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम एक्शन इज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 5। जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टडी किया है चैप्टर नंबर 5 में, वहाँ पे हमने जो है इसको जो है डिटेल में स्टडी किया है, जिसको आप जो है सिंपली उसको थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म के पैटर्न पर जाइए, एंजाइम का जो एक्शन होता है, ये एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट पर जो है प्रोड्यूस करते हैं, फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर एंजाइम आकर जो है रिएक्ट होता है, फिर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली जो है प्रोडक्ट बनता है। तो एंजाइम जो है फिर से रिलीज़ होगा, वो एंजाइम जो है फिर अगली रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो है यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से ये जो है एंजाइम्स हुआ, एंजाइम की जो है प्रॉपर्टीज़ हुई, और एंजाइम का जो है पर्टिकुलर जो एक्शन होता है वो मैकेनिज्म जो है किस तरह से होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म पर जो है फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हम विटामिन्स, हार्मोन्स वगैरह और न्यूक्लिक एसिड वगैरह इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।